नमस्कार, एएनवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। किसानों ने ऐलान जंग कर दिया है। पंजाब और हरियाणा के किसान के साथ साथ देश भर के किसान की जत्थेबंदियों ने ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर के किसान यूनियन एकजुट हो गई हैं और सभी यूनियनों को मिलाकर संयुक्त किसान मोर्चे का गठन भी किया गया। इसके अलावा 7 सदस्यीय ऑल इंडिया कमेटी का भी गठन हुआ और ये सब चंडीगढ़ में हुआ। हर राज्य के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया। सभी ने बैठक के बाद यह ऐलान किया कि 25 नवंबर को दिल्ली के लिए कूच किया जाएगा और तब तक संघर्ष किया जाएगा जब तक तीनों कानूनों को सरकार वापस नहीं ले लेती है। और इसी पर बातचीत की है तमाम किसानों के जत्थेबंदियों के जो नुमाइंदे हैं, जो रहनुमा हैं, जो उनके लीडर हैं, उनसे हमारे पंजाब के संपादक जगतार सिंह भुल्लर ने। ने जो 3 बिल पास किए ने वो अज स्पष्ट हो चुका कि पंजाब का मसला नहीं, वो सेंटर का मसला। और अज देश भर ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ करीब ਜਿਹੜੀਆਂ किसान जथेबंदियां, खेत मजदूर जथेबंदियां, उन्होंने दिल्ली चलो का ऐलान कर दिता है। सेंटर सरकार के खिलाफ ऐलाने जंग शुरू कर दी। इस समय ने साडे नाल ने वैस्ट बंगाल तो 8 वार MP रह चुके अते ऑल इंडिया संघर्ष किसान संघर्ष कमेटी के जनरल सैकटरी ने खनन मौला जी, उन्होंने नाल गलबात करते हैं। आपने बोला कि जो सेंटर सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है, वो गद्दार है। वो कैसे गद्दार? कैसे गद्दार इसलिए हुआ, नरेंद्र मोदी जब इलेक्शन के पहले 14 इलेक्शन के पहले 300 पब्लिक मीटिंग, 300 में गिन के बोला, पब्लिक मीटिंग में घोषणा किया था कि कांग्रेस तो कुछ नहीं किया, हम सरकार में आएंगे तो हम स्वामीनाथन कमीशन के मुताबिक किसान को फसल का 1.5 गुना दाम दूंगा और 4 लाख किसान जो खुदकुशी किया है, मैं खुदकुशी को बंद करूंगा। तीसरा है, किसान कर्जा में डूब रहा है, मैं आके एक बार सारे किसान को कर्जा माफी करूंगा। ये वादा करके प्रधान उसका 2.5 पेज उसका बीजेपी का चुनाव इश्तेहार है, ये सारे बात लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री होने के बाद ये तीनों बात से मुकर गए, तो ये गद्दारी नहीं तो क्या है? इसी बात के वोट लिया और वोट लेने के बाद वो बात से पीछे चला जाना, ये गद्दारी है। और आज जब लॉकडाउन में हम मर रहा है, किसान फसल बिक नहीं रहा है, खेती में जा नहीं पा रहा है, मजदूर नहीं मिल रहा है, हम परेशान है, तब हमको घर में बैठा के ये 3 काला कानून पास कर दिया। जबरदस्ती पार्लियामेंट में गुंडागर्दी किया, मार्शल लाया, MPs को वोट डालने नहीं दिया, जबरदस्ती काला कानून पास किया। तो ये तो गद्दारी नहीं तो गद्दारी क्या होता है? संविधान के साथ गद्दारी। 2014 के बाद उन्होंने 2019 में भी पार्लियामेंट जीत ली, दिल्ली पार्लियामेंट नहीं जीती। उन्होंने अलग अलग स्टेटों में अपनी सरकार बनी, वो हर स्टेट में उनका कमल का फूल खिल रहा है। इसका कारण नहीं है कि आज वो जो RSS का जो हिंदुत्व फिलोसफी है, आज हिंदुत्व फिलोसफी को इस्तेमाल करके सांप्रदायिक दृष्टिकोण से लोग को प्रभावित कर रहा है। आज भी हमारा देश में सामंतवादी प्रभाव है, अवैज्ञानिक चिंता है, विज्ञान विरोधी, वो जो कुसंस्कार है, उसके आधार पर सांप्रदायिकता का अभी भी हिंदुस्तान में एक भूमिका है। सिर्फ भारत पाकिस्तान बांटा गया था सांप्रदायिकता के आधार पर, उससे खत्म नहीं हो गया। आज बीजेपी सांप्रदायिकता के आधार पर RSS का हिंदुत्व को राष्ट्रवादी की जो बात कहते हैं, असल में राष्ट्र विरोधी है। जात धर्म भाषा में परस्पर लड़ा के बांट के शासन करने का ब्रिटिश का जो तरीका है, वही तरीका अपना के कर रहा है। मगर एक चलता है, एक बार चले 2 बार चले, मगर जनता भी समझ रहा है कि सांप्रदायिक विभेद हमारा देश के हित के लिए नहीं है। जब कह रहे कि जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद कह रहे कि हिंदुइज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके चलते उनकी सरकारें बन रही है। क्या लोगों को रोजी रोटी का मसला नहीं है, हिंदुइज्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? नहीं, रोजी रोटी का सवाल है, मगर कभी कभी भावात्मक विषय जो होता है ना, वास्तव जीवन से भावात्मक विषय लोग को ज़्यादा प्रभावित करता है। एक समय तक, अनंतकाल नहीं है। लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे समझ रहा है, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं रहे, मगर टाइम लगेगा थोड़ा लोग को समझाने के। वो तो आपके कह रहे कि हमारी अगली सरकार वेस्ट बंगाल में बनेगी। देखने हैं, उसको हम धूल चटा देंगे बंगाल का लोग। आपको लगता है कि राज्यों में सेंटर में विपक्ष कमजोर है, इसलिए जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, वो ज़्यादा अपने तरीके से काम कर रहा है, जो मन मर्जी वो उस हिसाब से काम चल रहा है। डेमोक्रेसी में उसका 2 पहिया बराबर ना होने से कमज़ोर होता है, और विरोधी पक्ष कमज़ोर होने का कारण मोदी जितना तानाशाही कर रहा है, फैसिस्टिक वे में देश चला रहा है, वो कर रहा है क्योंकि उसको मालूम है विरोधी कमज़ोर है। ये तो है ही, मगर इसमें ये विरोधी के अंदर भी ये बात जा रहा है
कि कैसे इसको हमको ताकत बढ़ाएं और मोदी को जो गरीब विरोधी, किसान मजदूर विरोधी, आम जनता विरोधी जो उसका रवैया है उसको कैसे मुकाबला किया जाए, इसके बारे में भी विरोधी का बीच में भी धीरे धीरे ये अंडरस्टैंडिंग आ रहा है। टाइम थोड़ा लगेगा और उसके बाद इसका परिवर्तन होगा। हम महसूस करते हैं कि कांग्रेस को छोड़ के जो बाकी नेशनल पार्टी वो राष्ट्रीय पद सत्र पे इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं, उनका दायरा नहीं है। कांग्रेस का कमज़ोर होना जो अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज है कि कांग्रेस पूरा देश में था, राष्ट्रीय पार्टी था, हर गांव में पक्का कांग्रेस मेंबर मिलता था एक जमाना में। मगर कांग्रेस कमजोर हो जाने के कारण अपोजिशन का जो एक समन्वय करने वाला जो ताकत है वो कमजोर होने के कारण दूसरे अपोजिशन अभी उस स्तर में पहुंच नहीं पाया। इसका फायदा रूलिंग पार्टी को जा रहा है। लेफ्ट भी तो कमज़ोर हुआ ना, त्रिपुरा से वो चीन के बंगाल, उनके लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लेफ्ट को कमज़ोर हुआ था मगर अब दोबारा लेफ्ट के वापसी हो रहा है। बिहार में बहुत दिन बाद दोबारा लेफ्ट अपना ताकत को दिखाया है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगले 5 असेंबली चुनाव है, वहाँ भी लेफ्ट का ताकत बढ़ेगा। और बंगाल में लेफ्ट बीजेपी और ममता बनर्जी को जो बंगाल का जन विरोधी, किसान विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ बंगाल के लोग भी उसको खिलाफ रायदान करेंगे। बंगाल में लेफ्ट का कांग्रेस के साथ अलायंस होने की है स्थिति। हाँ है, क्योंकि वहाँ कांग्रेस तो स्थानीय पार्टी बन गया है ना, 50 साल क्षमता में नहीं है। वो नेशनल पार्टी कांग्रेस, कलकत्ता का कांग्रेस पार्टी वो तो रीजनल हो गया। वो इलाका भी रहता है, लोकल रहता है 3-4 जिला में। तो मगर उसको जो ताकत है वो आंदोलन में भी आ रहा है। 26 जनवरी जो बंद, 26 नवंबर जो बंद हो रहा है, भारत बंद हो रहा है, वो बंगाल लाल झंडा के साथ कांग्रेस भी उसमें शामिल हो रहा है। तो आंदोलन के जरिए एकता बन रहा है, सिर्फ कोई पॉलिटिकल पार्टीज का एकता नहीं है। लड़ाई के जरिए एकता बनेगा तो थोड़ा लंबा दूर तक जा सकते हैं। आपका बहुत लंबा चौड़ा तजर्बा, 40 साल आपने तो पार्लियामेंट में गुजार दिए। ये जो कानून आए हैं, लगता है कि ये कानून वापस लेने की स्थिति में, या जिस हिसाब से सेंट्रल सरकार के पावर है, उनके पास मेजॉरिटी है, फुल मेजॉरिटी, वो वापस लेंगे? जब वापस लेंगे क्या उनमें अमेंडमेंट होने की उम्मीद है आप लोगों को? नहीं, सरकार अभी तक जबरदस्ती इसको लागू करने का कोशिश कर रहा है। मगर सरकार को भी सोचना पड़ेगा, देश का 70% किसान, खेत मजदूर, गरीब लोग है और ये लोग के हाथ एक वोट पावर है। तो ये जो मेजॉरिटी किसान है, खेत मजदूर है, इसको साथ गद्दारी करके, इसको साथ बेईमानी करके, इसको दबाव डाल के सरकार ज़्यादा दिन आराम से राज नहीं कर सकता। ये उसको उपलब्धि होगा। जिस हिसाब से वो वन पार्टी, वन नेशन, वन कार्ड, वन मंडी, वन व्यापार ऐसे लेके आ रहे, आपको लगता है कि ये पार्टी इस देश में एक ही पार्टी रह जाएगी? वो तो कोशिश वही है ना। वो जनवाद में विश्वास नहीं करता, वो अपोजिशन में विश्वास नहीं करता, डेमोक्रेटिक राइट्स में विश्वास नहीं करता। वो फैसिज्म जो है, वो फैसिज्म का आइडिया में विश्वास करते हैं आरएसएस, और आरएसएस उसका मूल ताकत है। तो इसलिए वो डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए संविधान को ख़त्म कर रहा है, जुडिशियरी पर हमला कर रहा है। जितना प्रतिष्ठान था, सारे प्रतिष्ठान में आरएसएस के लोग बैठा दिया है। हर जगह में हर नीति के खिलाफ जो कर रहा है, वो उसका तरीका ही है कि सांप्रदायिक आधार पर विभेद करके और एक तरफ दूसरे तरफ जो राष्ट्र शक्ति को व्यवहार करके दमन के वजह से वो टिकेगा। ये उसका फिलोसॉफी है। इस फिलोसॉफी के मुताबिक वो चल रहा है। मगर ये फिलोसॉफी हमारी जो मिश्र संस्कृति है, मिल के चलने का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हजारों साल एक साथ भाईचारा के साथ चला है, इसको तोड़ने का वो कोशिश कर रहा है। मगर देशवासी को जो मानसिकता है, माने सालों से जो बना था एकता भाईचारा, वो पूरा ख़त्म करना उसके लिए संभव नहीं होगा। मगर हम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इसमें और तेज़ी से काम करना पड़ेगा। वो तो कह रहे हैं कि 1000 साल बाद हिंदू राष्ट्र बन रहा है भारत। तो बोल ही रहे हैं, हिंदू राष्ट्र तो स्लोगन है, हिंदू राष्ट्र। हम बोला हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, भारत एक जनवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। संविधान जो अम्बेडकर बनाया था उसके आधार पर एक संयुक्त राज्य बना था, केंद्र राज्य था। अभी राज्यों का सारे क्षमता धीरे धीरे केंद्र कब्जा कर रहा है, फेडरलिज्म की भी खत्म कर रहा है। तो ये जो कर रहा है, सुन, एक तो पाप कर सकता है, एक बार दो बार रिहाई मिल सकता, मगर अनंतकाल पाप करके रिहाई नहीं मिल सकता।
ये है धीरे धीरे जनता के अंदर चेतना का विकास हो रहा है। हमारा उम्मीद है हम इसको जनता को समझा पाएंगे और बीजेपी को जो सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देश चलाने का नीति है हम इसको हराने के लिए कोशिश करेंगे। आपने बोला कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी, आप महसूस करते हैं हालांकि दूसरी पार्टी का मसला है कि वहाँ अब कांग्रेस पार्टी के लोग भी जहाँ देश को राहुल गांधी कोई अल्टरनेटिव नहीं बन रहा? नहीं, कमजोरी तो है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए तो कमजोर हो रही है। इसलिए तो कांग्रेस पार्टी बहुत जगह में हार गया, 4-5 राज्यों में उसको है, एक जमाने 20 राज्यों में होता था। कमजोरी तो उसको है, मगर ये भी उसका अंदर भी मंथन चल रहा है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसका भूमिका पालन करना चाहिए और वो भी कोशिश हो रहा है, उसके अंदर भी चर्निंग हो रहा है। मगर हम चाहता है कि विरोधी जो पक्ष है इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा एकताबद्ध किया जाएगा उसके आधार पर ही हम ये सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। आपको लगता है गैर गांधी कांग्रेस पार्टी को चला सकते हैं? ये पार्टी का एक कल्चर बना दिया ना, जो सिर्फ एक परिवार के ऊपर आधारित। दूसरे पार्टियों भी अपना परिवार, सब बीजेपी का जितना नेता है उसको सारे बेटा और बेटी MP MLA बन रहे हैं, मगर बदनाम जो होता है कांग्रेस के ही हुआ है, वो ज़्यादा किया है। मगर आज जनता भी इसको, बहुत लोग इसको सही नज़र में नहीं देखता। सब लोग को पार्टी के अंदर अपना हक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक पार्टी में, डेमोक्रेटिकली। ये दबाव भी कांग्रेस के ऊपर काम करेगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी ये आधा से थोड़ा कम वर्किंग कमेटी मेंबर ये सवाल उठाया है। तो जब कोई सवाल उठता है ख़त्म नहीं हो जाता, ये सवाल आगे बढ़ेगा और वो भी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द पार्टी, वो भी डेमोक्रेसी का चलाने के लिए पार्टियों भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये अनिवार्य है। उसी ओर जाएगा, आज हो काल हो। अच्छा, पंजाब में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ जो सिखों की एक सुप्रीम बॉडी है श्री अकाल तख्त साहब, जिसको सिख अपने आप को एक अदालत के बराबर समझते हैं, उनके जो हेड थे ज्ञानी हरप्रीत सिंह, उनकी स्टेटमेंट आई है कि जो सेंटर सरकार है जे लोकतंत्र की सरकार नहीं है, चुनी हुई सरकार नहीं, जे EVM से चुनी हुई सरकार है। आपको लगता है कि देश में EVM बंद होनी चाहिए? नहीं, हमारा तो बराबर से हम बोल रहे हैं, ये पूरा यूरोप फिर दोबारा बैलेट में वापस गया और ये मशीन को मैनिपुलेट करने का पॉसिबिलिटी है, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट इंजीनियर बताया है। इसको इस्तेमाल हुआ भी, गलत इस्तेमाल हुआ भी, इसलिए हम तो चाहते हैं इलेक्शन सही होगा बैलेट में। आज अमेरिका के इतना बड़ा इलेक्शन हो गया, 20 करोड़ लोग गया, वोट डालने गया, बैलेट में हुआ, तो इसलिए ये उसी रास्ता ही सही है, उसको मैनिपुलेशन का मौका उसमें कम है, डेमोक्रेसी के लिए वही ज़्यादा बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मसला देश ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਜਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਔਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, न्यूज़, चंडीगढ़। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि और किस तरह से किसान जत्थेबंदियां जो लगातार केंद्र सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना रही हैं, उनसे भी बातचीत की है हमारे सहयोगी विनीत कपूर ने, लेकिन ब्रेक के बाद। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANV न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। किसान नेताओं के साथ हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर ने खास बातचीत की है। किसान नेताओं की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से वो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस बारे में अलग अलग राज्यों के किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं।
केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में 26 और 27 नवंबर को देश की किसान जत्थेबंदियां दिल्ली का घेराव करने जा रही हैं। एक बड़ा आंदोलन जो है केंद्र के खिलाफ यहां से शुरू होता हुआ नजर आएगा। पहले राज्यों में प्रदर्शन हो रहे थे, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, लेकिन अब दिल्ली को घेरने की रणनीति जो है वो बन चुकी है। गुरनाम सिंह चडूनी हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे थे, पंजाब में प्रदर्शन हो रहे थे, क्षेत्रीय लेवल पर प्रदर्शन होते नजर आ रहे थे, लेकिन अब ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में किसान आंदोलन तब्दील होता नजर आ रहा है और सारी किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो इसमें शामिल होती नजर आ रही हैं। किस तरह की रणनीति है 26 और 27 तारीख को, क्योंकि पहले भी दिल्ली को घेरने की रणनीतियां बनती नजर आई हैं, लेकिन जो केंद्र की मोदी सरकार है वो किसानों की सुध लेने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो पाई है। देखिए, क्योंकि ये जो काले कानून बने हैं ये पूरे देश को प्रभावित कर रहे हैं, अकेले पंजाब को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, और इसलिए पूरे देश का किसान पहले अलग अलग जगह पे अपने अपने लेवल पे आंदोलन लड़ता रहा। हरियाणा वाले लड़ रहे, पंजाब वाले अलग लड़ रहे, दूसरे तीसरे अलग लड़ रहे, लेकिन अब सब ने मिलके एक कमेटी बना ली है कि ये आंदोलन देश लेवल पे लड़ा जाना चाहिए। पूरे देश में एक साथ एक ही मुद्दे पे आंदोलन लड़ा जाना चाहिए। इसलिए अब एक 7 मेंबरी कमेटी बना के और इसका सबको मिला के संयुक्त किसान मोर्चा हमने नाम दिया है। संयुक्त किसान मोर्चे का बैनर के नीचे सब आंदोलन जो है वो लड़ेंगे। एक ही मांग और एक ही तरह का आंदोलन पूरे देश में लड़ा जाएगा, और ये आंदोलन जो है इसको जन आंदोलन बनाने की कोशिश है, क्योंकि जो बाकी वर्ग हैं वो भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। लेकिन चडूनी साहब, क्या कुछ मांग है अब? क्या अगर केंद्र इन कानूनों में संशोधन के लिए तैयार होता है तो क्या वो किसान जत्थेबंदियों का एक्सेप्ट होगा, या फिर इन कानूनों को सिरे से रद्द करने की मांग कर रहे हैं? देखिए, संशोधन जैसी इसमें कोई बात नहीं है कि इसमें कोई क्लॉज ऐसा हो जो किसान के पक्ष में हो वो छोड़ दिया जाए, बाकी वापस ले, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें तो जितने क्लॉज भी हैं वो सारे के सारे किसान विरोधी हैं, और हमारी पूरी तरह से ये कि तीनों काले कानून बिल्कुल पूरी तरह से खारिज किए जाएं, वापस लिया जाए इनको, और उससे कम कोई मांग नहीं है। लेकिन चडूनी साहब, अगर हम बात करें, केंद्र अब बातचीत के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। पिछले दिनों पंजाब की 30 किसान जत्थेबंदियों को बुलाया गया, उनके साथ बातचीत होती नजर आई। ये भी कहा जा रहा है कि 21 तारीख को दोबारा से बातचीत जो है वो केंद्र के साथ हो सकती है किसान जत्थेबंदियों की। तो आपको लगता है कि इस तरह की बातचीतों से कोई नतीजा निकलता हुआ नजर आएगा? मेरे को लगता नहीं कि वो 21 तारीख को बुलाएंगे और पहली बारी का भी कोई असर हुआ हो। पहले हम नतीजा देख चुके हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे ख्याल से तो बुलाने का तरीका भी गलत है, क्योंकि आंदोलन अकेले पंजाब का अब नहीं है। जब अकेले पंजाब का आंदोलन था तब वो पंजाब की जत्थेबंदियों को मिलाएं तो कोई बुलाएं तो कोई समझ में आती है बात के फैसला हो सकता है। और अब अगर वो पंजाब की जत्थेबंदियों को बुलाएं तो अब तो ये हो सकता है कि वो लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि सबका फैसला तो जो है वो सभी मिलके करेंगे। अब तो अगर वो पंजाब को बुलाते हैं तो इससे ये नज़र आएगा कि कहीं केंद्र सरकार के मन में मैल है, वो बातचीत नहीं करना चाहते या मानना नहीं चाहते हैं कि किसानों के आंदोलन को बांटने की रणनीति जो है वो केंद्र की हो सकती है। हाँ, बांटने की नीति हो सकती है, फूट डालने की नीति हो सकती है, और वो जो है उनकी अब कामयाब नहीं होगी। लेकिन रणनीति क्या बनाई गई है? क्योंकि हरियाणा में 2 जगह बड़े प्रदर्शन होते नजर आए थे। कुरुक्षेत्र में एक बड़ा प्रदर्शन होता नजर आया था, नारायणगढ़ की बात करें वहां प्रदर्शन होता नजर आया था, और सिरसा के अंदर तो लाठियां, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें तक होती नजर आई। तो ऐसे में 26-27 के लिए रणनीति क्या है? क्योंकि हरियाणा सरकार साफ कर चुकी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब नहीं होने देंगे, और वो रास्ता किसानों के लिए खोलने का भी उनकी कोई मंशा नजर नहीं आ रही है। देखिए, वो तो मौके के मौके देखेंगे, उनकी अपनी रणनीतियां हैं, वो क्या कर सकते हैं। लठ मारेंगे तो हम खा लेंगे, फुहारा मारेंगे तो हम खा लेंगे, जेल में ले जाएंगे तो हम जाएंगे, तो वो सब उनके अत्याचार हम सहेंगे। लेकिन जो हमने तय कर लिया वो होगा, और उस पर हम अडिग हैं, और हम अपने मोर्चों पे पहुंचेंगे, आंदोलन लड़ेंगे। तारीख को कूच करने जा रहे हैं हम 25 तारीख को कूच करेंगे शंभू बॉर्डर से, और 26 तारीख को हम कुंडली बॉर्डर पे पहुंचेंगे। और आंदोलन कितने किसान आपके इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं? देखिए, भारी संख्या में किसान होंगे। अच्छा माहौल है हरियाणा के अंदर आंदोलन का, और भारी संख्या में चडूनी साहब, हरियाणा में फिर भी उतनी लहर नजर नहीं आ रही जितनी पंजाब में नजर आ रही है। पंजाब में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा में कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन है वो असर पूरा दिखाता नजर नहीं आ रहा है। क्या जो खापे हैं, जो कहीं ना कहीं किसानों से संबंधित भी खापे हैं, उनका साथ नहीं मिलता नजर आ रहा? देखिए, हरियाणा में 2 चीज़ है।
नंबर 1 हरियाणा में बीजेपी की सरकार और बड़ी क्रूर सरकार है। अभी तक करीब 28-30 मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज कर चुके हैं। पंजाब में तो एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। दूसरी चीज़, अभी जो है हमने सबको मिलाने के लिए, वैसे तो बहुत से किसान लग रहे हैं, लेकिन खप्पों का भी हम समर्थन मांग रहे हैं। खप्पों को हमने कुछ लोगों को पत्र लिख चुके हैं, कुछ को और लिख रहे हैं, और हम सभी खप्पों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी खप्पे और सामाजिक संगठन जैसे किसी जातियों के प्रधान हैं, उन सबको लेटर लिख दिया है हमने। जातियों के जो प्रधान हैं उन सबको लेटर लिख दिया है कि इस आंदोलन में शामिल हों। बिल्कुल, देखिए, जातियों के प्रधानों को लेटर लिख दिया गया है कि वो इस प्रदर्शन का हिस्सा बने। 25 तारीख को किसान जत्थेबंदियां जो हैं शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करती हुई नजर आएंगी। हजारों की संख्या में किसान जो हैं वो इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। और अगर हम बात करें ओवरऑल हरियाणा की या फिर पंजाब की, जिस तरह का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है, राजस्थान की भी बातचीत कर देते हैं। राजस्थान में इस आंदोलन का क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है, राजस्थान के लिए क्या रणनीति बनाई है? हमारे राजस्थान में 2 जिलों में इसका ज़्यादा असर है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में, और धीरे धीरे पूरा राजस्थान आगे बढ़ रहा है इस आंदोलन में। हम इतना ही कह सकते हैं, हम अपने पंजाब और हरियाणा भाइयों की पीठ खाली नहीं रहने देंगे, हम उनके साथ रहेंगे। तो क्या 26 और 27 तारीख को दिल्ली का घेराव जो होने वाला है उसमें राजस्थान से भी किसान जो हैं वो दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे? बिल्कुल सर, हम जितना भी हो सका बड़ी से बड़ी संख्या लाएंगे और हमारे भाइयों का साथ देंगे। आपको नहीं लगता कि बाकी प्रदेशों में ये आंदोलन जो है वो कुछ फीका सा पड़ता नजर आ रहा है बनिस्बत पंजाब या हरियाणा की बात करें? यहाँ पर पुरजोर तरीके से किसान विरोध कर रहे हैं, बाकी जगहों पर उस तरह का विरोध नहीं हो रहा। अगर बाकी जगहों पर भी इसी तरह का विरोध होता तो शायद आज केंद्र जो है वो घुटने टेक चुका होता। सर क्या है, हमारे इंडिया बहुत बड़ा है और प्राकृतिक सिस्टम अलग अलग है, और हमारे राजस्थान और में फसल कट रही है इस टाइम, लेकिन इसका 10 दिन के बाद में ये आप बात नहीं कहोगे जो आज कह रहे हो। 10 दिन के बाद में इतने ही संख्या में राजस्थान भी निकलेगा, बड़ी संख्या में राजस्थान के लोग भी आ रहे हैं। इसमें कोई, यानी ये कह सकते हैं कि कुछ ही दिनों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन में ये आंदोलन तब्दील हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल, देखिए, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन होते नजर आ रहे हैं। अगर पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब की किस तरह की रणनीति है, क्योंकि हरियाणा और राजस्थान को हमने सुन लिया, पंजाब की किसान जत्थेबंदियां भी हमारे साथ हैं। क्या कुछ रणनीति बनाई गई है 26 और 27 के दिल्ली घेराव को लेकर? देखो, रणनीति ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ 450 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 65 ਮੇਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਵੇ ਉਹ ਚੁਣ ਲਏ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਰ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ साडा उत्थे ही धरना शुरू होकर उत्थे संघर्ष शुरू हो जाना। कहा गया है कि दिल्ली में अनुमति नहीं है किसी तरह के प्रदर्शन की, कोविड का हवाला दिया जा रहा है, और हरियाणा में भी बॉर्डर जो हैं वो सील होने की उम्मीद है कि हरियाणा सरकार भी किसानों को पंजाब से हरियाणा में प्रवेश ना करने दे, क्योंकि पहले भी 2-3 बार इसी तरह के कूच हुए हैं, लेकिन हरियाणा के किसानों को शंभू बॉर्डर से आगे नहीं जाने दिया। देखो, जी करोना वाली गल है, ये पंजाब के लोगों ने बड़ी दलेरी के नाल ਇਹਦੇ ਨਾਲ मुकाबला किया है। ਜਦੋਂ इस दिन प्रचारिया गया ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਏ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਇਹ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ, ਆਪਦੇ MLA ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ME ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਚੱਲ। रणनीति क्या है अगर हरियाणा सरकार आपको रोकती है दिल्ली नहीं जाने देती? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਦਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਪੈਂਟ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ
ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਹ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਜੀਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ सरकार गलत है। अब सीधे तौर पर कहें कि अगर पुलिस आपको रोकती है तो जहां रोकेंगे वहीं धरना करेंगे, लेकिन वापस मुड़ने का नाम नहीं लेंगे। नहीं वापस नहीं आएंगे। तो पिछले भी इतिहास हैगा सानू पिछे ਜਿਹੜਾ स्वामीनाथन ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵੱਲ ਸਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 33 ਦਿਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ 33 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਸੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, हर हालत दिल्ली जावांगे। आखिरी सवाल, अगर दोबारा से केंद्र बैठक के लिए बुलाता है तो क्या उस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार? ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। देखिए, टेबल टॉक के लिए तैयार हैं किसान जत्थेबंदियां। 7 मेंबरी कमेटी आज यहाँ पर गठित हो चुकी है। हरियाणा की किसान जत्थेबंदियां सीधे तौर पर कह रही हैं कि वो 25 तारीख को कहीं ना कहीं शंभू बैरियर से निकलेंगे और कुंडली बैरियर में 26 तारीख को पहुँचते हुए नजर आएंगे। हर हालत में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अगर पुलिस जहाँ भी इनको रोकने की कोशिश करेगी तो वहीं पर ये किसान जत्थेबंदियां जो हैं धरना प्रदर्शन करती नजर आएंगी। यानी सीधे तौर पर एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन यहाँ से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। देखने वाली बात रहेगी अब इस आंदोलन का केंद्र की मोदी सरकार पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। कैमरामैन देवेंद्र सिंह के साथ विनीत कपूर, ANB न्यूज, चंडीगढ़। और हरियाणा में बड़े लेवल पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। अब देश की अन्य किसान जत्थेबंदियां जो हैं वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही हैं। राजस्थान तैयार हो चुका है, दिल्ली तैयार हो चुका है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, वो हमारे साथ हैं, उनके किसान जत्थेबंदी के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत कर देते हैं। सर, लगातार केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों का पंजाब में बड़े स्तर पर विरोध होता नजर आ रहा था। अब राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलन जो है वो तब्दील होता नजर आ रहा है। 26 और 27 को दिल्ली को घेरने की भी रणनीति बन चुकी है। तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है ताकि चौतरफा मोदी सरकार को घेरा जाए और किसानों के हक में कोई फैसला करवाया जाए? क्योंकि अभी तक कई बैठकें हो चुकी हैं, कई बार दबाव बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन केंद्र मानने को तैयार नहीं है कि उनके ये जो कानून है ये खेती बाड़ी को बदहाली की तरफ लेकर जाएंगे। वो सीधे तौर पर कह रहे हैं इससे किसान की आमदन दोगुनी होगी और किसान खुशहाल होगा। देखिए, इसमें बेसिक बात कुछ है। इसमें बेसिक बात यह है कि 5 जून को ये 3 अध्यादेश का हुआ नोटिफिकेशन, तो पूरे देश के किसानों को नहीं आया समझ में कि अध्यादेश क्या है। हमने अपनी टीम को कहा कि अध्यादेश का अध्ययन किया जाए। 900 पेज का अध्यादेश है, एक 150 पेज का, 200 पेज का। अध्ययन करने के बाद हमने 20 दिन बाद प्रधानमंत्री जी को खत लिखा कि ये अध्यादेश नहीं, किसानों की मौत के फरमान है, डेथ वारंट है, ये बचेगा नहीं किसान। एक पंजाब के किसानों को बहुत जल्दी समझ में आया और उन्होंने इसका विरोध चालू किया। आज पंजाब का जो किसान है ज़्यादा समझदार है, पढ़ा लिखा है, एडवांस है, तो उन्होंने इसका पूरे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके एक इतिहास रचा है कि पंजाब का किसान इसमें लीड ले चुका है। दूसरे राज्यों में किसान थोड़ा सा सीधा साधा है, भोला भाला है, कम पढ़ा लिखा है, उसको 3 अध्यादेश नहीं आ रहे हैं समझ में कि क्या है, इससे क्या होना है। ऊपर से बीजेपी की सरकार भ्रम फैलाती हैं। तो हम लोगों ने पूरे देश में एक अभियान चलाया, जागरण अभियान, वो चलता रहा। अब जाके पूरे देश का किसान को पता चल चुका है कि ये अध्यादेश ही नहीं हमारी डेथ वारंट है। पर दिक्कत क्या है कि नवंबर का जो महीना है ये और दिसंबर का महीना पीक अवर्स होते हैं खेती के। गेहूं चने की बुवाई, पैडी की कटाई, किसान को 1 घंटे की फुर्सत नहीं होती। वैसी स्थिति में आंदोलन का समय, आंदोलन का जो वो है अभी यहाँ स्टेज पे पहुँच चुका है। फिर भी ये 180 देश के नॉन पॉलिटिकल संगठन और पॉलिटिकल संगठन, इन सब ने मिलकर संयुक्त किसान मोर्चा का निर्माण किया
और भारत के संपूर्ण किसान पहली बार राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों प्रकार के एक मंच पर संयुक्त किसान मोर्चे के मंच पर आए हैं, जिसमें 7 लोग कोर कमेटी के मेंबर हैं। मध्य प्रदेश से मैं हूं। अब ये आज तय किया गया कि हमको विभिन्न मार्गों से दिल्ली कूच करना है, दिल्ली वाले परमिशन दें अथवा ना दें। ऐसे कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के यूपी के जो लोग हैं आगरा बॉम्बे रोड से आएंगे, तो हम इस रोड से आएंगे, हरियाणा के अलग रोड से आएंगे, पंजाब के अलग रोड से आएंगे, और जहां तक हमको आने नहीं मिलेगा जिस जगह से, वहीं पर हम लोग इतने इंतजाम से आएंगे कि 6 महीने तक हमारा राशन खत्म नहीं होगा। राशन पानी ट्रालियों में रहेगा, 2-2 ट्रालियां एक ट्रैक्टर के पीछे होंगी। जहां रोक देंगे वहीं खाना पीना बनाना और अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान हो जाएगा। उसके बाद सरकार अगर बीच में डायलॉग के लिए बुलाती है तो डायलॉग के लिए जाएंगे, क्योंकि चर्चा तो करना पड़ेगी, और सरकार मानती है तो हमारी फिर कमेटी की बैठक होगी और रणनीति तय की जाएगी। तो डायलॉग की रणनीति क्या रहेगी? क्या अगर सरकार किसी तरह के संशोधन के लिए तैयार होती है तो क्या बातचीत की जाएगी, या फिर पूर्ण तौर पर इन कानूनों को रद्द करने की मांग ही प्रमुख रहेगी? देखिए, संशोधन भी अगर हमारी आवश्यकता के अनुकूल होते हैं तो निश्चित तौर से हम आंदोलन पर हमारी कमेटी विचार करेगी कि वापस लेना चाहिए। मगर संशोधन अगर नहीं करते हैं जो हमारी आवश्यकता के अनुकूल है तो फिर आंदोलन वापस नहीं होगा। आंदोलन वापस नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें जिस तरह से इस बार केंद्र का एटीट्यूड जो देखने को मिल रहा है, या कि जो शब्दावली बीजेपी नेताओं की निकलकर सामने आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि नक्सली जो हैं वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, नक्सली जत्थेबंदियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, केंद्र रुख साफ